नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारी चौथी क्लास है राजपूताना एवं मराठा संघर्ष की। नेक्सस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये कंटिन्यू चौथी क्लास है, तो रेगुलर अगर आप क्लास देखेंगे तो आपका फ्लो भी बढ़ेगा पढ़ने का, और रिवीजन करेंगे तो बैठे रहेंगे आप इसमें, क्योंकि आधुनिक इतिहास से राजस्थान से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था तीसरी क्लास में, तो वो पढ़ा था जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष, और उसके बाद आज पढ़ेंगे कतलाम पढ़ेंगे, और दूसरा जोधपुर एवं मेवाड़ उत्तराधिकार संघर्ष। इससे पहले एक बार कि हमारे नेक्सस एकेडमी के फेसबुक पर पेज है, उसको भी फॉलो कर दीजिए आप। इंस्टाग्राम पर भी पेज है, और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जहां पर आपको कंटिन्यू पीडीएफ वीडियोस की लिंक मिलती रहेंगी, तथा फेसबुक पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। कोई भी तरह का वैकेंसीज वगैरह आएगी, कोई भी तरह की इन्फॉर्मेशन होगी तो वो पहले मिलेगी। ठीक है, तो आज है जयपुर में मराठा का कत्लेआम, मराठों का कत्लेआम। तो कत्लेआम क्यों होगा आपको पता ही है कि जब माधो सिंह बन जाते हैं शासक, तो वो राजस्व नहीं दे पाते हैं मराठों को, तो उसी बदले की आग में मराठों का कत्लेआम कर देते। कौन? माधो सिंह। तो ठीक है, अब देखते हैं कि 1751 में नगर में 4000 मराठों ने प्रवेश किया। अचानक परकोटे में सैनिकों एवं नागरिकों ने मराठों का कत्लेआम शुरू कर दिया। 70 मराठे ही प्राण बचाकर भाग सके, यानी कि 4000 मराठे जयपुर राज्य नगर में आए घूमने के लिए वगैरह, क्योंकि वहां पे बाजार भी अपने जयपुर में, तो घूमने के लिए आए, तो कोई उलझन हो गई नागरिकों के साथ, सैनिकों के साथ, तो उन्हीं मुठभेड़ में सैनिकों ने हमला कर दिया इन 4000 मराठों पर, और उसमें से कितने बच पाए? 70 लोग ही बच पाए, बाकी सबकी मृत्यु हो गई। और जो 70 बचे हैं वो भी टूटे फूटे ही बचे हुए हैं। ठीक है, इस कत्लेआम से मराठा एवं राजपूत संघर्ष जो जटिल हो गया, बहुत संबंध और बिगड़ गए, जो सुधरने लायक थे वो भी बिगड़ गए अब तो इस कत्लेआम से राजपूत मराठा संबंध और जटिल हो गया, जो राजस्थान के लिए घातक सिद्ध हुआ। घातक सिद्ध हो गई क्योंकि आप एक बार शक्ति को छेड़ रहे हो तो वो बदला तो लेगी, तो वही वही परिणाम राजस्थान भुगत रहा था। ठीक है, आपके कोई भी क्वेरीज वगैरह हो, क्वेश्चन वगैरह हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, बकायदा कमेंट ओपन है। आप इससे रिलेटेड कोई भी तरह का क्वेश्चन आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं नीचे। ठीक है, अब युद्ध हो गया जयपुर के बीच और मराठों के बीच। तो पहला जो युद्ध होगा वो होगा काकोड़ा का युद्ध। काकोड़ा का युद्ध 1759 में होगा, वो होगा माधो सिंह और मराठा सरदारों के बीच होगा, जिसमें मराठों की पराजय होगी। तो माधो सिंह तथा मराठों के बीच हुआ युद्ध, जिसमें मराठों की पराजय हुई। मराठों को इसमें हार का सामना करना पड़ा। किसमें? काकोड़ा का युद्ध में। तो काकोड़ा के युद्ध में किनको हार का सामना करना पड़ा? तो मराठों को हार का सामना करना पड़ा। और कौन जीते? तो माधो सिंह, जो कि अभी इस टाइम जयपुर के राजा थे। इसके बाद अन्य कुछ और भी युद्ध हुए। जयपुर राज्य एवं मराठों के बीच युद्ध का सिलसिला लगातार जारी रहा। तब कौन कौन से युद्ध हो गए? जिसमें पहला युद्ध होगा तुंगा का युद्ध, जो कि दौसा में पड़ता है। दौसा वर्तमान में जिला, वहां पर तुंगा स्थान, वहां पर युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1787 में। 1787 में युद्ध होगा तुंगा का। उस टाइम दौसा भी आमेर के क्षेत्र था, तो वर्तमान में दौसा जिला है, उसमें तुंगा क्षेत्र आता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जयपुर शासक प्रताप सिंह एवं मारवाड़ के विजय सिंह ने मराठा सरदार महादेवजी सिंधिया को इस युद्ध में परास्त किया। तो इस बार कौन फिर से परास्त हुए? मराठा परास्त हुए। कौन? महादेव सिंधिया। और कौन कौन थे? तो जयपुर के थे प्रताप सिंह और मारवाड़ के विजय सिंह। विजय सिंह भी संघर्ष कर ही रहे थे मराठों से, और प्रताप सिंह तो नए राजा बने थे जयपुर के माधो सिंह के बाद। ठीक है, तो इसमें सरदार कौन थे? महादेव जी सिंधिया, जो कि परास्त हो गए थे। कौन सा युद्ध में? तुंगा के युद्ध में। तुंगा दौसा में पड़ता है, 1787 में हुआ था। ठीक है, अब इसमें पूछ लिया आपको कि भाई तुंगा के युद्ध में कौन कौन राजपूत शासक साथ में थे? तो जयपुर के प्रताप सिंह तो थे, जो थे जे, और वो थे मारवाड़ के विजय सिंह, ये दो जने साथ में थे, और सामने सरदार थे महादेवजी सिंधिया, जो परास्त हुए थे। इसके बाद पाटन का युद्ध, और यह पड़ता है अजमेर जिले में। अजमेर जिले में। ठीक है, एक हुआ 1790, यानी 1787 के बाद
3 साल बाद फिर से ये युद्ध हुआ। कौन सा? पाटन का युद्ध। फिर से पुनः प्रताप सिंह एवं विजय सिंह ने पाटन के स्थान पर मराठों से युद्ध किया। इस बार महादजी सिंधिया के साथ लखवा दादा, ये दादा लखवा दादा मराठा सरदार थे, और जनरल डी बोई जो कि एक फ्रांसीसी सेनानायक था, तथा इस युद्ध में राजपूतों की पराजय हुई। अजमेर पर अधिकार कर लिया, हट जाने में बड़ी धनराशि वसूल की गई। तो 1790 में युद्ध होगा। कहां पर? पाटन में। पाटन कहां पर है? अजमेर में पाटन है। 1790 में युद्ध होगा। कौन कौन हो गए? पुण्य प्रताप सिंह हो गए और विजय सिंह भी हो गए पाटन के स्थान पर। बट इस बार शिंदे के साथ साथ 2 लोग और हो गए। एक हो गया दादा लकवा, लकवा हो गया दादा लकवा, और दूसरे हो गए जनरल डी बोइन या डी बोई जनरल, जो कि फ्रांसीसी सेनानायक हो गए। ये एक तरफ 3 हो गए और दूसरी तरफ दो जने हो गए, जो प्रताप सिंह व विजय सिंह हो गए। और इसमें परास्त होते हैं वो होते हैं अपने राजपूत राजा। कौन होता है? विजय सिंह परास्त होते हैं और माधव सिंह परास्त होते, सॉरी प्रताप सिंह परास्त होते हैं, और बड़ी धनराशि वसूल की जाती है। और इसके साथ ही अधिकार होता है किस पर? अजमेर पर। पाटन स्थान अजमेर में है, तो वहां पर जीत गए हैं, तो अब अधिकार भी अजमेर पर ही होगा, और बड़ा हर्जाना वसूल लेंगे मराठा राजपूतों से। ठीक है। इसके बाद मालपुरा का युद्ध। मालपुरा है टॉक। तो पहले दौसा में युद्ध हुआ, फिर अजमेर में, और अब हो रहा है ये टॉक में हो रहा है। और इस बार भी कौन है? प्रताप सिंह और मराठा सरदार है वो है दौलत राय सिंधिया के बीच युद्ध होता है। इसमें कोई कोई बोलते हैं प्रताप सिंह जीते हैं, परंतु असली जो जीत हुई है वो दौलत राय सिंधिया की इसमें जीत हुई है। कौन से युद्ध में? मालपुरा युद्ध में, जो कि 1800 में हुआ था। और इससे पहले 1799 में प्रताप सिंह अंग्रेजों से सहायता मांगते हैं, परंतु अंग्रेज इतना ध्यान नहीं देते राजपूतों की नीतियों पर कि उनके क्या चल रहा है, क्या उनका विस्तार है साम्राज्य नीति पर। बट अभी वो राजपूतों पर ध्यान नहीं दे रहे। तो जो सहायता मांगी थी सर प्रताप ने, उस पर अंग्रेजों ध्यान नहीं दिया। परंतु सबसे पहले जो सहायता मांगी थी राजपूताना में से, वो थे प्रताप सिंह। 1799 में अंग्रेजों से सहायता प्राप्त करने की कोशिश की, बट वो मिली नहीं उनको। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे। अब अपने जोधपुर को उत्तरगढ़ संघर्ष होगा, उससे पहले कौन कौन से युद्ध हुए मैं पुनः आपको बता दूं कि मालपुर का युद्ध हुआ। ठीक है, प्रताप सिंह और दौलत राय सिंधिया के बीच। इससे पहले पाटन का हुआ अजमेर में, प्रताप सिंह विजय सिंह के साथ साथ में थे, तो सामने थे जनरल डी बोई और दादा लखवा और सिंधिया थे। ठीक है। और इससे पहले हुआ था तुंगा का युद्ध, ये हुआ था 1787 में, दौसा में हुआ था। इसमें भी थे प्रताप सिंह और मारवाड़ के विजय सिंह, और सामने महादेव सिंधिया थे। और इससे पहले काकोड़ा का युद्ध हुआ, काकोड़ा का युद्ध अपने माधो सिंह जीतते हैं। ठीक है। अब जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष। जोधपुर में महाराजा अभय सिंह होते हैं और उनके भाई होते हैं भक्त सिंह। तो भक्त सिंह जैसे ही अभय सिंह की मृत्यु होती है, तो वो चाहता है कि भाई जोधपुर का राजा मैं बनूं। तो जैसे राजा बनते हैं तो उनका एक पुत्र होता है राम सिंह अभय सिंह का, और सामंत उसको बनाना चाहते हैं राम सिंह को राजा। तभी भक्त सिंह भी मर जाता है और उसका पुत्र होता है विजय सिंह। विजय सिंह सोचता है कि मैं राजा बनना चाहता हूँ। इसी में संघर्ष हो गया अब जोधपुर में। तो वहां पे भी मराठा हस्तक्षेप करके जयप्रकाश शिंदे नामक मराठा सरदार हो गए इसमें। ठीक है। तो पहले महाराजा अभय सिंह जो कि राजा होते हैं, और इनके पुत्र राम सिंह। ठीक है। और इनके एक भाई होते हैं भक्त सिंह, जो कि नागौर में होते हैं, शासित करते हैं नागौर पर। और इनके एक पुत्र होता है विजय सिंह। ठीक है। और भक्त सिंह भाई है अभय सिंह के। ठीक है। अ से अभय सिंह, ब से भक्त सिंह। ठीक है, दोनों भाई है। अब अभय सिंह की मृत्यु के बाद राम सिंह शासन बनता है। तो अभय सिंह की मृत्यु हो गई, उसके बाद राजा बनते हैं, वो बनते हैं राम सिंह। परंतु राम सिंह को हराकर भक्त सिंह जोधपुर का शासक बन जाता है। तो राम सिंह को निकाल दिया बाहर, और बन गया कौन? भक्त सिंह शासक बन जाता है। अब तो भक्त सिंह अजमेर पर अधिकार कर लेते हैं, परंतु मराठे अजमेर पर अधिकार करना चाहते हैं। तो ये बात 1752 के आसपास की है। तो मराठे भी हस्तक्षेप कर चुके राजस्थान में। तो वो अजमेर जो कि महत्वपूर्ण इलाका है, राजस्थान का बीच का है, मध्य हृदय था उस टाइम। तो अधिकार करना चाहते कौन? मराठे। जबकि अधिकार कौन करता है? भक्त सिंह करता है।
अब 1752 में बख्त सिंह की मृत्यु पर विजय सिंह जोधपुर के शासक बनते हैं। राम सिंह को तो भगा दिया और विजय सिंह बन जाते हैं बख्त सिंह के पुत्र शासक है जोधपुर के विजय सिंह। ठीक है, उसके बाद रघुनाथ राव राम सिंह को शासक बनाने के लिए मराठा जयपाल सरदार मराठा जयपाल सिंधिया को आक्रमण के लिए जोधपुर बुलाते हैं। कब? 1754 में। 1754 में कौन बुलाता है? रघुनाथ राव जो कि सामंत है जोधपुर के। वो किसको बुलाते हैं? जयपाल सिंधिया को जो कि मराठा सरदार है। आक्रमण के लिए जोधपुर बुलाते हैं तथा शासक किसे बनाना चाहते हैं? वो राम सिंह को। अब यहां से युद्ध शुरू हो गए और मराठों की एंट्री भी होगी अब जोधपुर में। ठीक है, तो इस आक्रमण से परास्त होकर विजय सिंह कहां लौट जाते हैं? नागौर लौट जाते हैं, नागौर चले जाते हैं। इस जीत से अजमेर मराठों के अधीन हो जाता है। मारवाड़ का आधा राज्य राम सिंह को दे दिया जाता है। मराठों को 50 लाख रुपए देने का भी वादा करता है। ठीक है, तो विजय सिंह हार गए तो वो किससे वसूल करेंगे? विजय सिंह से वसूल करेंगे पैसे और वो परेशान होकर नागौर चला जाएगा और आधा राज्य किसको दे दिया जाएगा? राम सिंह को दे दिया जाएगा और अजमेर पर अधिकार हो जाएगा मराठों का। ठीक है, अब आएगा मेवाड़ उत्तराधिकार संघर्ष। जोधपुर का हो गया, बट फिर भी राम सिंह के बाद विजय सिंह ही शासन करते हैं जोधपुर पर, क्योंकि जयपाल सिंधिया की हत्या करा दी जाती है, उनको मार दिया जाता है। कौन? जयपाल सिंधिया को, विजय सिंह। ठीक है, अब पढ़ेंगे मेवाड़ का उत्तराधिकार संघर्ष। तो वहां पर महाराणा राज सिंह जो होते हैं उनकी मृत्यु होती है तब वो निसंतान होते हैं, उनके कोई पुत्र नहीं होता, निसंतानता में उनकी मृत्यु होती है। क्योंकि महाराणा राज सिंह की। ठीक है, तो उनके भाई होते हैं, सॉरी चाचा, महाराणा अड़सी या हरि सिंह बनते हैं महाराणा राज सिंह के चाचा होते हैं, जो महाराणा बनते हैं। कौन? हरि सिंह बनते हैं, अड़सी बनते हैं। तभी राज सिंह के मरणोपरांत एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम रतन सिंह होता है। ठीक है, तो राज सिंह के पुत्र हुआ रतन सिंह। और चाचा है अड़सी, जो शासक बन जाते हैं। मेवाड़ ऐसी रियासत होगी राजपूताना की जिसमें दोनों तरफ से, दोनों पक्षों से मराठों से सहायता ली जाएगी। ठीक है, तो होता है जो कि गद्दी का दावेदार बनकर सामने आता है। अब ये जन्म हो गया तो पिता के बाद पुत्र ही राजा बनेगा। इसके अलावा सामंत अड़सी के दुर्व्यवहार से नाराज थे तथा वे भी रतन सिंह को महाराणा बनाना चाहते थे। तो अड़सी का व्यवहार भी ऐसा था जिससे वो खुश नहीं थे। किसी का व्यवहार होता है कि भाई एकदम दुर्व्यवहार, अच्छा व्यवहार नहीं होता है, तो वो भी सोचते कि कैसा महाराणा है, अपने साथ ऐसे फालतू बैठ गए, तो उसको हटाकर वो किसे बनाना चाहते थे? रतन सिंह को महाराणा बनना चाहते थे सामंत उसके। यहीं से उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ होता है मेवाड़ का। कहां से? अड़सी से और रतन सिंह से। तो अब गद्दी के लिए ऐसा संघर्ष शुरू हुआ कि दोनों पक्षों की ओर से मराठा सहायता लेनी शुरू कर दी। तो जी हाँ, मैंने आपको बोला कि ऐसी रियासत थी मेवाड़ राजस्थान की जब दोनों पक्षों से मराठों से सहायता ली जा रही थी। तो अड़सी ने 20 लाख की सहायता से मराठों को बुलाया। अड़सी ने, हरि सिंह ने 20 लाख रुपए मराठा सरदारों को दिए और अपनी सहायता के लिए बुलाया। वही रतन सिंह के पक्ष वालों ने महादजी सिंधिया को 50 लाख रुपए में सहायता के लिए बुलाया। तो देखिए दोनों तरफ से मराठा आ रहे हैं, एक आ रहे 50 लाख से और एक आ रहे 20 लाख से। तो रतन सिंह वाले दे रहे हैं 50 लाख रुपए और हरि सिंह वाले दे रहे हैं 20 लाख रुपए। 1769 को इस युद्ध में सिंधिया ने अड़सी को पराजित कर लिया। तो आपने 20 लाख दिए, 70 लाख दिए, 80 लाख दिए, बेटा परास्त तो हो गए, गद्दी भी चली गई और रतन सिंह बन जाते हैं शासक मेवाड़ के और अड़सी बाहर निकल जाते हैं क्योंकि वो युद्ध हार गए हैं। परंतु अड़सी ने 60 लाख रुपए देकर फिर राजा बन गए वो। तो बीच में अड़सी ने मराठों को भड़काया कि भाई आपको वादा तो कर दिया है, कितने देने का? 50 लाख रुपए देने का, बट लाए कहां से? तो मराठों ने भी सोचा कि पैसे तो दिए नहीं है, अपन को बस ऐसे बोल दे कि 50 लाख रुपए देंगे, हमारी सहायता करो, और जीत भी गए, महाराणा भी बन गए, पर पैसा दे नहीं रही है। ऐसे किसी से पैसे मांगते भाई आज दूंगा, कल दूंगा, कल दूंगा, आज दूंगा,
वही वाली बात यहाँ पे चल रही थी। तो ऐसी स्थिति में अरसी ने लाभ उठाकर 60 लाख रुपए मराठों को देकर पुनः महाराणा बन गया मेवाड़ का। कौन? हरि सिंह। ठीक है। मेवाड़ ऐसी रियासत थी जहां दोनों पक्षों में मराठा सहायता की मांग थी। तो जी मैंने आपको बताया कि मेवाड़ ऐसी रियासत थी तो दोनों पक्षों से मराठा सहायता ली जा रही थी। एक तरफ से 50 लाख, एक तरफ से 20 लाख। यही था मेवाड़ उत्तराधिकार संघर्ष। और राजस्थान की प्रमुख रियासतों में मराठों का उपद्रव रहा। केवल बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़ मराठों के लूटमार से बचे रहे। तो ये 3 रियासत थी, एक थी बीकानेर, दूसरी जैसलमेर और तीसरी किशनगढ़। ये 3 रियासत थी जो इनके मराठों के आतंक से बची रही। बाकी सभी रियासतें सहायता के लिए, उत्तराधिकार संघर्ष के लिए सहायता ले रही थी तथा बहुत धन लूटा है, बहुत धन वसूला भी उनसे। और राजस्व तक इतनी मतलब स्थिति खराब हो गई, नैतिक पतन हो गया था राजपूताना का कि वो धन लुटा रहे थे मराठों पर सहायता के लिए, राजगद्दी के लिए। तो नैतिक पतन भी हो गया था। नैतिक पतन और विलासितापूर्व जीवन के कारण भी राजपूतों की स्थिति 80 वर्ष तक बनी रही। 80 वर्ष से स्थिति बन रही, जब तक कि वो अंग्रेजों से संध्या नहीं करते हैं तब तक मराठों एवं पिंडारियों का आक्रमण कंटिन्यू राजस्थान में जारी रहा। ठीक है। तो आज की ये क्लास अपनी यही होती है और इससे ही क्लास से आपका राजपूताना एवं मराठा संघर्ष कंप्लीट होता है। ये चारों क्लासेस आप बार बार देखिए, इनकी पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध है, उनको आपके नोट्स बनाइए तथा इनकी क्विजेस की क्लासेस भी आपके बीच आएगी जिसमें तीनों टाइप के क्वेश्चन हो गए, मध्यम भी हो गए, हाई भी हो गए, लो भी हो गए, हर लेवल के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे और यूट्यूब पर भी वीडियो आएंगे आपका क्विज का। ठीक है। तो नेक्स्ट के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम भी मोटिव रहे, अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए बना कर लाए। धन्यवाद।